की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जानते हो मध्य यूरोपियन कला से था, जिसमें हमने बेंजेंटाइन की कला को पढ़ा अच्छी तरीके से, आरंभिक ईसाई काल को अच्छी तरीके से पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमनस्क कला और गोथिक कला को विस्तार रूप से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर तैयार हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हमें रोज मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने वीडियो पर, सीधे ध्यान देते हैं। तो आज हम जो यूरोपियन मध्यकाल की 4 कलाओं को हमने विभाजित किया था, एक थी उसमें आरंभिक ईसाई काल, दूसरी बेंजेंटाइन कला और तीसरी रोमनस्क कला और चौथी गोथिक कला, जिसमें से 2 हमने पढ़ ली हैं, आरंभिक ईसाई काल और बेंजेंटाइन कला 2 को हमने पढ़ लिया है। आज अगली जो आती है वो आती है रोमनस्क कला। तो यहां पर लिख सकते हो आप रोमनस्क कला। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, अच्छी तरीके से विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो रोमनस्क कला है क्या, तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को रोमनस्क कला कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वीं शताब्दी में, यहां पर लिखा है 11वीं शताब्दी में फ्रांस में जो पुनरुत्थान कला की जो कला विकसित हुई उसे हम रोमनस्क कला बोलते हैं। इसका मतलब रोमनस्क कला एक तो फ्रांस की है, यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फ्रांस की है, दूसरी अगर बात करें तो ये 11वीं शताब्दी की कला है। 11वीं शताब्दी की कला है। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रांस की कला है और 11वीं शताब्दी की कला है। जो फ्रांस में 11वीं शताब्दी में पुनरुत्थान कला जो उत्पन्न हुई उसे ही रोमनस्क कला कहा जाता है। हम बात करें यह प्रसिद्ध क्यों है, तो यह द्वार तोरण तथा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो द्वार तोरण, दूसरे कह सकते हो वास्तुकला के अंदर प्रसिद्ध है। वास्तुकला के अंदर भवन आदि निर्माण जो होते हैं, जैसे चर्च, गिरजाघर आदि कह सकते हो। तो दूसरे स्टेप पर हम लिख भी लेते हैं, यहां के गोल मेहराब, यहां के गोल मेहराब प्रसिद्ध हैं। यह भी कहा जा सकता है। गोल मेहराब कैसे हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने चर्च देखा होगा तो उसमें जो दरवाजा होता था, दरवाजा उस पे ऐसे गोल, ऐसे ये मेहराब बना होता था।
ये मेहराब गोल मेहराब बना होता था, ये चीज ध्यान रखेंगे। गोल मेहराब, गोल मेहराब, इस तरह का मेहराब जहां भर मिलता है तो उसे रोमनस्क कला के अंतर्गत रखा जाता है। गोल मेहराब के लिए यह प्रसिद्ध था, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं गोल मेहराब ये विजय विजय के प्रतीक माने जाते थे। यह विजय के प्रतीक माने जाते थे। किसके प्रतीक माने जाते थे? तो विजय के प्रतीक माने जाते थे, ये चीज ध्यान रखना। कौन? गोल मेहराब। जो गोल मेहराब थे वो विजय के प्रतीक माने जाते थे। और यहां जो रोमनस्क भित्त चित्रण पद्धति को रोमनस्क भित्त चित्रण पद्धति को रैपिड फ्रेस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैपिड फ्रेस्को। किसको? रोमनस्क जो भित्त चित्रण मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? रैपिड फ्रेस्को। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, रैपिड फ्रेस्को किसको कहा जाता है? तो जो रोमनस्क कला में भित्त चित्रण पद्धति थी उसको कहा जाता था रैपिड फ्रेस्को। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो। रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल, रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो फ्रांस के पोइट के यहां पर पोइट के फ्रांस के पोइट के बेनेडिक्टाइन चर्च को कहा जाता है। आप लोग सिस्टाइन चैपल जानते हो कि भित्त चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो रोमनस्क कला में इस नाम से, सिस्टाइन चैपल के नाम से कौन सा चर्च प्रसिद्ध है? तो फ्रांस के पोइट के बेनेडिक्टाइन चर्च को ये सिस्टाइन चैपल कहा जाता है रोमनस्क कला का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना है। और यह रोमनस्क कला भारी स्तंभ तथा भित्त पक्ष, भारी स्तंभ तथा भित्त पक्ष रोमनस्क कला की विशेषता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारी स्तंभ किस कला की विशेषता है, तो रोमनस्क कला की ये विशेषता है, भारी स्तंभ और भित्त पक्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें सभी
रोमनस्क कला की हो जाती हैं, जो मेन चीजें थी, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को रोमनस्क कला कहा जाता है। यह द्वार तोरण के लिए तथा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला के अंदर आप जानते हो भवन निर्माण आदि आते हैं, जैसे चर्च वर्च बनते थे, तो ये चर्चों के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो वो वास्तुकला के अंतर्गत आता है। यहाँ के गोल मेहराब प्रसिद्ध हैं। आपको जैसे हमने बताया था, जो वो गोल बनते थे, गोल गोल ऐसे, उनको वो गोल मेहराब जो थे वो विजय के प्रतीक माने जाते थे। तो ये रोमनस्क कला की विशेषता है। रोमनस्क भित्ति चित्रण पद्धति को रैपिड फ्रेस्को कहा जाता है। रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है, तो पोइट के बेनेडिक्टाइन चर्च को कहा जाता है। भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष रोमनस्क कला की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरह से रोमनस्क कला समाप्त होती है। इससे ज्यादा और एग्जाम में कोई रोमनस्क कला से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक है जो गोथिक कला। अब सभी बच्चे यहां पर डाल लें गोथिक कला, ये काफी इंपॉर्टेंट है गोथिक कला, तो इसको यहां पर लिख लें। और ये फ्रांस की है, कहां की, ये भी फ्रांस की है, और रोमनस्क कला भी फ्रांस की थी। वो 11वीं शताब्दी की थी, ये 12वीं शताब्दी की है, 12वीं शती की कला है, ये चीज ध्यान रखेंगे, 12वीं शती की कला है। तो ये गोथिक कला, तो यहां पर हम सबसे पहले जन्म देख लेते हैं, इसका कहां हुआ जन्म, इसका 12वीं शती में फ्रांस में हुआ, कहां, फ्रांस। और इसका चरम विकास देख लेते हैं। चरम विकास यानी चरमोत्कर्ष का कब हुआ, चरम विकास इसका जो है 13वीं शती में हुआ, 13वीं शती में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। चरम विकास इसका 13वीं शती में माना जाता है। आगे अगर बात करें तो गोथिक कला को इच कला भी कहा जाता है। गोथिक कला को कहीं कहीं इच कला के नाम से भी पुकारते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लेंगे, नहीं तो नाम बदल के दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इच कला भी कहा जाता है। या यह नुकीले मेहराब के लिए प्रसिद्ध है, यह नुकीले मेहराब के लिए प्रसिद्ध है। अब फिर से हम बात करते हैं, जैसे यहां पर ये चर्च बना है, तो इसमें ऐसे वो बनाए जाते थे, जो द्वार होते थे ऐसे बनते थे, तो नुकीले मेहराब के लिए ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। और रोमनस्क कला में इन्हीं को कैसे बनाया जाता था, गोल बनाया जाता था, गोल, और इसमें नुकीले बनाए जाते थे। तो ये नुकीले मेहराब के लिए गोथिक कला में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये प्रसिद्ध है, किसका, गोथिक कला में नुकीले मेहराब। और वास्तुकला के लिए ये भी प्रसिद्ध है, वास्तुकला, यहां पर लिख लो वास्तुकला, या कह सकते हो गिरजाघर, वास्तुकला या गिरजाघर के लिए यह प्रसिद्ध है गोथिक कला। दूसरी बात करें तो जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने बताया था, जैसे कांच की
जो कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गोथिक कला की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेंजाइंटाइन कला में कहीं कहीं कांच का प्रयोग हुआ है, लेकिन इतना अधिक नहीं हुआ है, वहां से उसका प्रयोग चालू हो गया था, लेकिन असली विकास उसका गोथिक कला से माना जाता है। अगर कांच की कला आ गई और गोथिक कला ऑप्शन में है, तो हम रोमनस्क कला को उसको बेंजाइंटाइन कला को बिल्कुल हम सहायता नहीं देंगे, हम सीधे गोथिक कला को लगाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा कांच के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर देख लीजिए, लिखते हैं हम रंगीन कांच की खिड़कियां, या इसी को कहा जाता है स्टेन ग्लास विंडोज। स्टेन ग्लास विंडोज, स्टेन ग्लास विंडोज या रंगीन कांच की खिड़कियां की विधा गोथिक कला में विकसित हुई। गोथिक कला में विकसित हुई। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। रंगीन कांच की खिड़कियां या स्टेन ग्लास विंडोज, ये विधा कहां विकसित हुई, तो गोथिक कला में विकसित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका टाइम पीरियड अगर देखना चाहें तो ध्यान रखेंगे 960 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, 1240 ईस्वी तक के समय में ये रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ है। 960 ईस्वी से 1240 ईस्वी के मध्य। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एक ध्यान रखेंगे, इटालियन कवि हैं, इटालियन कवि दांते ने स्टेन ग्लास विंडोज को शांत संगीत या जमा हुआ संगीत कहा है। अगर शांत संगीत और जमा हुआ संगीत किसको कहा गया है, तो स्टेन ग्लास विंडोज को। किसने कहा है, तो दांते ने। ये कहाँ के कवि थे, तो इटालियन थे। तो ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। फ्रोजन म्यूजिक इसे कहा जाता है, फ्रोजन म्यूजिक। तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है शांत संगीत या जमा हुआ संगीत। तो फ्रोजन म्यूजिक किसने कहा है, तो दांते ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। अगली बात करें तो गोथिक शैली का प्रथम भवन, गोथिक शैली का प्रथम भवन या वास्तुकला का उदाहरण तो कौन सा है, तो संत डेनिस गिरजाघर। कौन सा है, संत डेनिस गिरजाघर। ये संत डेनिस गिरजाघर कब का है, तो ये 1135 ईस्वी में बना था। कब, 1135 ईस्वी फ्रांस में। 1135 ईस्वी फ्रांस में संत डेनिस गिरजाघर, ये गोथिक शैली का प्रथम भवन है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली,
ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली, अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली स्थापत्य कला के स्थान याद रखना है। पूछ लेता है कभी कभी कि गोथिक कला के अंतरराष्ट्रीय स्थापत्य कला के स्थान कौन कौन से हैं, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, 3 नाम जरूर याद रखेंगे। जैसे फ्रांस तो था ही, उसके बाद इंग्लैंड और जर्मनी, इटली, ये 3 नाम याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली स्थापत्य कला के स्थान इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है। ये 3 नाम बिल्कुल आप अच्छी तरीके से याद कर लें। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली स्थापत्य के स्थान आपने देख लिया। अब आगे चर्चा करें तो गोथिक कला में इंद्रधनुषी रंगों के चित्रण के लिए इंद्रधनुषी रंगों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन प्रसिद्ध है, कौन कौन नहीं, एक नाम याद रखना है, मास्टर ऑफ मोलिन्स। ये नाम याद रखना है। ये इंद्रधनुषी रंगों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं और प्यारे बच्चों, इनका नाम गोथिक कला में बहुत अच्छी तरीके से लिया जाता है। तो इनका नाम मास्टर ऑफ मोलिन्स, ये इंद्रधनुषी रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय भवन कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय भवन यानी देखने वाला भवन जो है, तो वो कौन सा है? तो चार्टेड कैथेड्रल, ये नाम याद रखेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ गोथिक कला का दर्शनीय भवन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और बात करें तो फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग किस कला में किया गया है? तो ये गोथिक कला में प्रयोग किया गया है। फ्लाइंग बट्रेस का प्रयोग गोथिक कला में किया गया है। तमाम बच्चे ऐसे होंगे जो फ्लाइंग बट्रेस को नहीं जानते होंगे, तो हम इस पर आपको बता देते हैं। जब चर्च बनता था तो उसमें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनती थी। उन दीवारों के सपोर्ट के लिए एक ऐसे ऐसे वो लगाए जाते थे, ये तिकोने टाइप के जो है खंभे बनाए जाते थे सपोर्ट के लिए, उस ऊंची ऊंची दीवारों को रोकने के लिए। तो उसी को क्या कहा जाता था? फ्लाइंग बट्रेस। तो फ्लाइंग बट्रेस
याद रखेंगे ये किस में प्रयोग हुए हैं, तो गोथिक कला में प्रयोग हुए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। वो जो तिकोने साइड या कह सकते हो ऊंची दीवारों को सहारा देने के लिए जिन खंभों का प्रयोग किया जाता था उनको क्या कहा जाता था, तो फ्लाइंग बट्रेस कहा जाता था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कौन सा कलाकार कौन सा कलाकार गोथिक चित्रकार तथा वास्तुशिल्पी दोनों था, दोनों था। तो एक नाम याद रखना है, उसका नाम है जियोत्तो। यहां पर लिख लो जियोत्तो। जियोत्तो था, वो गोथिक चित्रकार भी था और वास्तुशिल्पी भी था। और जियोत्तो का नाम पुनर्जागरण काल में भी लिया जाता है, तो इसको लिख लो यहीं पर। उसमें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें भी पढ़ लो। जियोत्तो ने ही पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया है। जियोत्तो ने ही पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया है। पुनर्जागरण काल की चित्रकला को सर्वप्रथम जन्म देने वाला यही था। यही वहां जाकर इस कला का विकास किया है, तो इसका नाम लिया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें तो जो गोथिक चित्रकार हुए हैं, गोथिक चित्रकार याद रखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम तो यही याद रखना है, जियोत्तो हो गया। एक हो गया सिमाबुए। और अगला नाम बताएं तो साइमोन मार्तिनी, ये एक नाम हो गया साइमोन मार्तिनी। और क्या नाम इसका है, दुच्चियो हो गया। एक नाम और याद रखेंगे, आंद्रिया आर्केना, ये नाम। जियोत्तो, सिमाबुए, साइमोन मार्तिनी, दुच्चियो, आंद्रिया आर्केना, ये नाम गोथिक चित्रकार के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें तो ये जो था आंद्रिया आर्केना, ये गोथिक चित्रकार तो था ही, साथ में ध्यान रखेंगे वास्तुकला का, मूर्तिकला का और काव्य कला, वास्तु, मूर्ति, काव्य और गोथिक कला में निपुण था। कौन? आंद्रिया आर्केना जो था वो वास्तु, मूर्ति और काव्य तीनों में बहुत निपुण था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो था ही, और गोथिक कला का चित्रकार था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक 13वीं सदी में इटली में एक सियन्ना शैली आई थी। कौन सी? सियन्ना शैली।
तो सियन्ना शैली को देख लेते हैं। यहीं पर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें नाम लिख दिए हैं तो यहीं से पता चल जाएगा। तो सियन्ना शैली, सियन्ना शैली ये कब की है? तो 13वीं सदी, 13वीं सदी की कला है। और कहां की है? इटली की है, इटली की है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एक नाम आया है। क्या? ये जो दुच्चियो है, दुच्चियो, ये इसे सियन्ना शैली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट था। सियन्ना शैली का पिता किसे कहा जाता है? ये एक छोटी सी शैली बीच में सियन्ना शैली थी जो इटली में पनपी थी, इसका पिता दुच्चियो को कहा जाता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान रखेंगे। ये दुच्चियो और ये साइमोन मार्तिनी, ये भी इससे सियन्ना शैली से जुड़ा हुआ था। इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? जैसे दुच्चियो को तो पिता कहा जाता है इसको, तो ये जो साइमोन मार्तिनी है इसने मेरी की आकृति का विकास किया था। यहां पर लिख लो, मेरी की आकृति का विकास किया, विकास किया। ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे साइमोन मार्तिनी ने मेरी की आकृति का विकास किया। ये भी सियन्ना शैली से संबंधित था जो इटली में पनपी थी 13वीं सदी में। और दुच्चियो को इसका पिता कहा जाता है सियन्ना शैली का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आज के वीडियो में बस अब इतना ही, क्योंकि आज हमने अब गोथिक कला और रोमनस्क कला को अच्छी तरीके से देख लिया है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।